अकेडमी से पीजीडीसीए कर रही हूँ। आज मेरा टॉपिक है कंप्यूटर का आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर ने स्टार्टिंग से लेके अभी तक से कंप्यूटर ने बहुत ही विकास किया है, बहुत ही तेज गति से इसका विकास हुआ है। तेज गति के विकास के साथ साथ कंप्यूटर का आकार, स्वरूप, संगठन, रचना, इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो जैसा कि है आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण में सबसे पहले है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम सबसे पहले समझते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आकार के आधार पर अगर बात करते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे होते हैं। इनका जो आकार है ये सबसे छोटा होता है। सारे कंप्यूटर में सबसे छोटे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इसमें एक ही सीपीयू लगे होते हैं। इसमें एक सीपीयू लगे होते हैं और साथ ही साथ इसमें माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, एक माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर वे होते हैं जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ये सीपीयू के मदरबोर्ड में लगे होते हैं। तो इन सब में सबसे प्रमुख जो कार्य होता है वो माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। माइक्रो प्रोसेसर के कारण ही जो कंप्यूटर जो निरंतर चले आते हैं वो जो अभी छोटे होते चले जा रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के कारण ही छोटे हो रहे हैं। और हमें जो छोटे छोटे जो कंप्यूटर जिनका आकार भी छोटा होते जा रहा है वो माइक्रो प्रोसेसर के कारण ही छोटे होते जा रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसका निर्माण, माइक्रो प्रोसेसर का जो निर्माण है ये इंटेल के द्वारा किया गया था 1970 में। 1970 में इंटेल के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया था। इस प्रकार माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही छोटे होते हैं। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह हम आसान तरीकों से ले सकते हैं। ये एक डेस्क के रूप में स्थापित करते हैं। इसे हम एक डेस्क में सेट करके रख सकते हैं और साथ ही साथ इसे हम एक जगह से दूसरे जगह भी लेकर जा सकते हैं। जो मनुष्यों के लिए, जो आज के लोगों के लिए बहुत ही एक ईजी हो गया है जो कंप्यूटर का यूज करना। हम इसे अनेक कार्य क्षेत्रों में भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के अनेक रूप हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं लैपटॉप, पीसी जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इन सभी को हम माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी होते हैं। इन्हें हम एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा भी सकते हैं। इसे एक ब्रीफकेस में सेट भी कर सकते हैं, एक डेस्क में भी सेट कर सकते हैं और इन्हें बहुत ही आसान तरीकों से अलग अलग कार्य क्षेत्रों में भी लेकर जा सकते हैं। तो इस प्रकार यह रहा माइक्रो कंप्यूटर को। अब हम देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? तो मिनी कंप्यूटर भी इसी का ही, माइक्रो कंप्यूटर का ही रूप है। लेकिन मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से मध्यम आकार का होता है बट थोड़ा सा बड़ा होता है। इसकी जो कार्य क्षमता होती है वो अधिक होती है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। अधिक होती है कार्य क्षमता। इसकी जो कार्य क्षमता होती है मिनी कंप्यूटर की वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी बड़ी होती है, मध्यम आकार की होती है और साथ ही साथ इसकी जो कार्य क्षमता है, स्टोरेज क्षमता है, वह माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी सी अधिक होती है। इसका यूज इसमें एक से अधिक सीपीयू भी लगे होते हैं। एक से अधिक सीपीयू भी लगते हैं। इसमें एक ही समय पर एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं एक ही समय पर। और साथ ही साथ इसकी विशेषता होती है कि इनकी जो गति भी होती है वो भी अधिक होती है माइक्रो कंप्यूटर से। तो इस प्रकार मिनी कंप्यूटर का ज़्यादा वर्णन ना करते हुए माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में मिनी कंप्यूटर इससे थोड़े बड़े होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं। इसमें अधिक सीपीयू भी लगे होते हैं और साथ ही साथ इसकी जो कार्य क्षमता होती है, जो स्टोरेज क्षमता होती है वो अधिक होती है माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। इसमें एक से अधिक समय पर और एक ही समय पर एक से अधिक व्यक्ति इसमें कार्य कर सकते हैं। और दूसरा अगर बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर इससे अधिक बड़ी होती है और आकार में भी बड़ी होती है।
मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होती है ये बड़ी होती है। सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर 1965 में आया था। 1965 में आया था पीडीपी, जिसका नाम था PDP-8। सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर 1965 में पीडीपी, जिसका नाम था PDP-8, जो 1965 में आया था, जिसका नाम मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से थोड़ी बड़ी होती है। अब इसकी विशेषता के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो गति होती है, स्टोरेज क्षमता होती है और स्टोरेज क्षमता होती है, ये मिनी कंप्यूटर से बहुत ही अधिक होती है। इसमें भी अधिक सीपीयू लगे होते हैं और सीपीयू की सहायता की वजह से ही मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है मिनी कंप्यूटर से आगे है, थोड़ी बड़ी है और साथ ही साथ इसकी विशेषता भी बहुत अधिक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होती है वो बाकी कंप्यूटर की तुलना में बड़ी भी हो रही है, इसकी स्टोरेज क्षमता भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार तेज गति से आज के ज़माने में हो रहा है, जिसकी वजह से अब कंप्यूटर अगर इतना विकास हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसकी रचना, इसकी गति सभी चीज़ों में विशेषता लेकर आएगी और साथ ही साथ बढ़ती भी जाएगी। तो सिर्फ कंप्यूटर का आकार ही नहीं बढ़ रहा है, इसकी विशेषताएं, इसकी गति, स्टोरेज क्षमता की बात करें, ये भी साथ ही साथ बढ़ रही है और बहुत ही तेज गति से विकसित हो रही है। मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर इसे कहें तो इसका जो निर्माण हुआ ये नॉन वॉन न्यूमैन के सिद्धांत पर आधारित है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो निर्माण किया गया है वो नॉन वॉन न्यूमैन के सिद्धांत पर को आधार मानकर ही मेन फ्रेम कंप्यूटर का विकास किया गया है। इसका जो उपयोग होता है ये रेलवे आरक्षण गृह में होता है, अनुसंधान कार्यों में भी इसका यूज किया जा सकता है। अब आते हैं हम सुपर कंप्यूटर, जो सबसे हमारा आकार के आधार पर सबसे लास्ट कंप्यूटर है, अंतिम कंप्यूटर है, जिसे हम सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर है, उससे थोड़ा सा बड़ा मिनी कंप्यूटर है, फिर उससे थोड़ा तेज थोड़ा बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब इन तीनों के हिसाब से सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के नाम से हम जानते हैं। तो ये सबसे बड़ा कंप्यूटर है जिसका आकार बड़ा होता है, सभी कंप्यूटर से बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। इसके आकार बड़े होने के कारण इसकी जो विशेषताओं में अगर हम कह सकते हैं तो इसकी विशेषता में इसकी कार्य क्षमता, स्टोरेज क्षमता, इसकी कार्य करने की विधि सभी बाकी कंप्यूटर से तेज होती है। और साथ ही साथ इसकी जो कार्य क्षमता के आधार पर भी इसकी जब कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है तो इजीली बात है कि इसमें एक ही समय पर अधिक व्यक्ति या सैकड़ों व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं और यह 24 घंटे कार्य करती है, जिसके कारण जो उसकी कंप्यूटर अब कार्य करते रहेंगे, लगातार कार्य करने की वजह से कंप्यूटर गर्म भी हो सकते हैं। तो उस गर्माहट को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए इसमें सुपर कंप्यूटर में एयर कंडीशनर जो कूलर होते हैं उसका यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गर्म ना करे या ज़्यादा हीट ना करे, जिससे हम अपने कार्यों को आसान तरीके से कर सके। तो इसमें एक एयर कूलर का भी या एयर कंडीशनर जो भी बोले उसका यूज होता है, जिससे जो ग्राहक है, जो भी व्यक्ति है, वो इसका इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे कार्यरत रहते हैं, इन्हें हम 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। और जो एयर कूलिंग होते हैं, जो ये इसमें जो एयर कंडीशनर लगे होते हैं, ये हमारे कार्यों को बिना किसी विरोध के या बिना किसी अवरोध के होने देते हैं, क्योंकि इसमें एयर कूलर जो ठंडक प्रदान करती है, जो सुपर कंप्यूटर को शांत रखती है, जिसके वजह से जो व्यक्ति होते हैं वो आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं। इसका जो यूज होता है वह बैंकिंग में या बड़े बड़े कंपनियों में हम देख सकते हैं, अनुसंधान कार्यों में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये है आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण।
जिसमें हमने देखा है कि कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जिसमें से सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर उससे थोड़ा मध्यम आकार का बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर, और उससे थोड़ा बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उससे सबसे ज़्यादा बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे पहला भारत में आया था, भारत में सुपर कंप्यूटर जो आया था उसका नाम था परम कंप्यूटर आया था 10,000। तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत का था जिसका नाम था 10,000। और साथ ही साथ जो सुपर कंप्यूटर परम के नाम से आया था, अनुराग नाम का भी एक कंप्यूटर आने वाला है जो सुपर कंप्यूटर से तुलना करेगा। थैंक यू।